यूनिवर्सिटी में हुई हत्या के विरोध में आज भारत के कोने कोने से यहाँ डॉक्टर अंबेडकर भवन नई दिल्ली रानी झांसी रोड पे जो है जो डॉक्टर अंबेडकर भवन है वहाँ से एक मार्च का आयोजन किया जा रहा है। जो भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। यहाँ दिल्ली की अगर टीम की बात की जाए तो यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया भी इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा और कई संगठन यहाँ पे इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर जो है इस मार्च को बहुत अच्छे तरीके से सफल बनाने के उद्देश्य से काफ़ी लोग यहाँ जमा हो चुके हैं। और मेरे कैमरामैन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी भी मतलब इस मार्च में उपस्थित हैं और शिल्पकार टाइम्स के प्रधान संपादक वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं। रोहित वेमुला के साथ में हुआ है उसको लेकर के पूरे देश के जो संगठन हैं आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भारत सरकार को ये आज अनुरोध करने के लिए सारा समाज, दलित समाज आज सड़कों पर उतरा है कि इस हत्या के विरोध में जो दोषी लोग हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए और दलित समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग जंतर मंतर जा रहे हैं और हम जंतर मंतर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन जंतर मंतर जाएंगे, वहां पर अपना कार्यक्रम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और हम चाहते हैं सरकार जो रोहित वेमुला के हत्यारों को सजा दे, मंत्रियों को सस्पेंड करे और उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे। हमारे सामने बौद्ध भिक्षु करुणाशील राहुल जी हैं, वो भी इस रोहित वेमुला की हत्या प्रकरण को लेकर आज की ये जो जन सैलाब है इसमें शामिल है। भंते जी से पूछना चाहेंगे। भंते जी बताएंगे कुछ? आज ये जो जन सैलाब है ये इंसाफ मांग रहा है। इस देश में जातिवाद के नाम पर घोर उत्पीड़न हो रहा है और अब सभी लोग समझ चुके हैं। बाबा साहब की मूवमेंट घर घर जा चुकी है और विशेष रूप से आज युवा समझ चुका है कि अब उसे दबाया नहीं जा सकता। ये आक्रोश बता रहा है कि हम अपनी आज़ादी के लिए कितने तत्पर हैं। ये सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति के लिए हम प्रयासरत हैं और बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े और सबको समता, मैत्री, बंधुता पर जीने का अधिकार मिले, इस बात के लिए हम सब प्रयासरत हैं। मौका है भारतीय इतिहास का जबकि जो वंचित जातियां कही जाने वाली जातियां हैं वो सड़कों पर है अपने अधिकार के लिए और इनकी लड़ाई भी मुख्य रूप से शिक्षा के लिए है। तो बाबा साहब का जो एडुकेट जो पहला उनका प्रिंसिपल था, मेरे ख्याल से उसके लिए ये लोग सड़कों पर हैं लड़ने के अधिकार के लिए और इस मामले में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हैं उपाध्याय जी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आज के इस जो कार्रवाई निकल रहा है रोहित वेमुला की हत्या के ऊपर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें दलित छात्र और गैर दलित छात्र, अध्यापक, नागरिक, जो भी लोग समाज के प्रति अपने को जिम्मेदार मानते हैं, वैसे सारे नागरिक और युवा संगठन आज इकट्ठा हुए हैं और रोहित वेमुला की जिस तरह से एक सांस्थानिक हत्या हुई, एक तरह से उसके सारे दोषियों को सजा दी जाए, इसकी मांग के साथ ये कार्रवाई निकला हुआ है। आज पूरे मुल्क, भारत के स्टूडेंट्स आज सड़कों पर हैं। दिल्ली कैपिटल के अंदर मुल्क की तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जमा हो चुके हैं। आज हम जिस बात का मुतालबा कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल बाद आज हमको एक ऐसा हिंदुस्तान महसूस हो रहा है जैसे कि हम ब्रिटिशर्स के दौर में जी रहे थे। आज डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा खतरा आज महसूस हो रहा है। पूरे मुल्क के अंदर जो अपोनेंट आवाज़ें हैं उन सबको क्रश करने की कोशिश की जा रही है। जितने स्टूडेंट्स और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगर मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इस मुल्क की हुकूमत के खिलाफ, एंटी पीपल पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो उनको इस तरह से ब्रांड किया जा रहा है कि वो एंटी इंडिया है और उन अपोनेंट आवाज़ों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे मुल्क की एक डेमोक्रेसी पर हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा है।
रोहित वेमुला और जेएनयू के छात्रों को लेके ये जो प्रदर्शन हो रहा है, मैं इसके समर्थन में आया हूँ। और ये जो प्रदर्शन है, ये मैं समझता हूँ कि दलितों के अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों के अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई है। क्योंकि अगर इस अन्याय के खिलाफ आज आवाज़ नहीं उठेगी तो ये आवाज़ दबा दी जाएगी। इसलिए मैं जो है इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने आया हूँ। और जब तक रोहित को न्याय नहीं मिलता और जब तक कन्हैया और उसके साथियों को ये जो फर्जी केस है उस केस से उन्हें मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हमारी ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। मैं मुंबई से आया हूँ, मुंबई साहस फाउंडेशन से आया हूँ। हमारी पूरी टीम यहाँ पर रोहित वेमुला के इशू पर यहाँ पर मोर्चे में शामिल होने आई है। इससे पहले हम लोगों ने मुंबई में बहुत बड़ा मोर्चा लिया था, विशाल मोर्चा हुआ था। वो अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। उसी को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में छात्र यूनाइट हो रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह हैदराबाद हुआ, इकलाग हुआ, हैदराबाद हुआ, फिर उसके बाद जेएनयू का प्रकरण आपके सामने है। सारी चीज़ों पे बात होती है, सवालात करते हैं, स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। रोहित वेमुला की माँ डिमांड कर रही है। सभी लोग, आपने देखा होगा टेप, जो ऑडियो कुछ दिन पहले देशद्रोही का आरोप लगाया गया, वो टेप को किस तरीके से छेड़छाड़ करके लोगों को भ्रम फैलाने का पूरा प्लान किया गया। सारी बातें मीडिया के माध्यम से खुल गई। आज ये जो माहौल है देश में, उसके अगेंस्ट पूरा भारत के छात्र और हर सेकुलर इंसान उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। आज वही के लिए यहाँ पर धरना दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम, और ये मांगे, जब तक जो मांग हमारी थी रोहित वेमुला को लेकर, वो मंजूर नहीं होती, जब तक ये मोर्चा पूरे हिंदुस्तान में चालू मेरा नाम प्रशांत है। मैं अंबेडकर विद्यार्थी संगठन, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया हूँ। और ये जो संगठन है, 1993 में ये संगठन फॉर्म हुआ था। और जब से ये संगठन फॉर्म हुआ है, तब से जातिवाद के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ, और इस देश में रिलीजन और कास्ट के नाम पे जो कुछ भी अट्रॉसिटीज हो रहे थे, जो कुछ भी स्टूडेंट्स के मुद्दा थे, ये सब उठाने के लिए आगे लड़ते जा रहे थे। और इसी मामले में, इन्हीं प्रोसेस में अगस्त 1, 2015 में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुजफ्फरनगर बाकी है जो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग हुआ था, जो मुजफ्फरनगर बाकी है डॉक्यूमेंट्री में अमित शाह की रोल को जो एक्सपोज किया गया था, उसको जब एबीवीपी, एक एंटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटी डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटी अम्बेडकरेट ऑर्गेनाइजेशन, जब ये एबीवीपी जाके वो स्क्रीनिंग को डिसरप्ट किया था, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी से अम्बेडकर रीडिंग ग्रुप, आईआईटी बॉम्बे से डंसन स्टूडेंट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये इंसिडेंट को कंडेम करते हुए अगस्त 2 तारीख को एक स्टेटमेंट दिया था। और उसके बाद अगस्त 3 तारीख को जो एसपीआई में स्टूडेंट मूवमेंट चल रही थी, वो स्टूडेंट मूवमेंट को मदद करते हुए, और पांडिचेरी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट मूवमेंट चल रही थी, वो स्टूडेंट मूवमेंट को मदद करते हुए, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के अटैक के खिलाफ एक रैली निकाली थी। ये रैली निकालने के बाद हमको ढूंढा कहाँ गया, हमको पूछ कहा गया, कौन कहा दिया ये कह दिया ये एबीवीपी वालों ने। मेरा सवाल एक ही है, ये एबीवीपी आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, भाजपा का स्टूडेंट विंग है। ये अभी कुछ महीने के पहले कौन मारा कलबुर्गी को, कौन मारा सबोलकर को, कौन मारा भाई संग्रह को, और कौन मार रहा है उनके के नाम पर दलित एवं अन्य पिछड़ों
पिछड़े वर्गों को, और कौन जाके यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मार रहा है, कौन जाके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हुए लोगों को मार रहे हैं। क्या मारने वाले लोग गुंडे हैं, क्या डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आगे लेने वाले मूवमेंट है? ये सब स्टूडेंट मूवमेंट और पीपल्स मूवमेंट एबीवीपी के सामने एक ही प्रश्न लगाना है। और दूसरी बात, अगर हम एबीवीपी के हिस्ट्री के हिसाब से गए तो वो लोग बात करते हैं पैट्रियटिज्म के नाम पे, वो लोग बात करते हैं नेशनलिज्म के नाम पे, वो लोग बात करते हैं भारत के नाम पे। लेकिन मैं उनके सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ। जेएनयू में देखो या एमजीयू में देखो या मानू में देखो या और कहीं एफलू या और कहीं यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में जाके एक बार ऑब्जर्व करो, क्या ये एबीवीपी कभी भी डेवलपमेंट के नाम पे एक भी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया? क्या ये एबीवीपी कभी भी जातिवाद के ऊपर खिलाफ कभी भी आवाज उठाया? क्या ये एबीवीपी कभी भी ये देश के मूल समस्या जो कुछ भी है उसके खिलाफ एक टॉप भी ऑर्गेनाइज किया? ये हम उसको पूछना भी है, क्योंकि ये लोग बड़े छाती के ऊपर ये मारते हुए कहते हैं कि हम क्या भारत के बेटे हैं, तुम भारत के बेटे नहीं हो, you're not the sons of this country, you're the descendants of this democracy which has been founded by Dr. B.R. Ambedkar. मंच पर दो लोग हैं, दोनों लोगों को मैं मेरे संगठन एप्पा की तरफ से और भाकपा माले की तरफ से मैं उन दोनों लोगों को सचमुच में मुझे लगता है कि देश की तरफ से माफी मांगने की जरूरत है। एक है रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और एक है जेएनयू के छात्र उमर खालिद के पिताजी श्री एफक्यूआर लियाकत। इन दोनों लोगों से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को, खास करके इस देश में विराजमान सरकार को और मीडिया के कुछ लोगों को माफी मांगने की जरूरत है और शर्म से सर झुकाने की जरूरत है कि आपने एक बेहतर दुनिया और एक बेहतर देश और बेहतर समाज बनाने के लिए संघर्ष करने वाले रोहित को या उमर को, और ये तो सिर्फ दो नाम है, ढेर सारे ऐसे रोहित हैं, उनको आप सिर्फ इसलिए एंटी नेशनल कह देते हैं और उनके पीछे पुलिस दौड़ा देते हैं, उनको यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं। आप कैसे करते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि आपने हमसे सवाल कैसे किया, आपने एबीवीपी के खिलाफ संघर्ष कैसे कर लिया, आपने हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोल कैसे दिया। मैं ये क्योंकि जंतर मंतर है, दिल्ली है, मैं सुनने वाले सभी लोगों से एक बात, एक अपील कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल जो अगर आप मीडिया के कुछ हिस्सों को देखेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि जो अफजल की बात करेगा वो अफजल की मौत मरेगा। रोहित वेमुला को भी याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ संघर्ष आयोजित करने के लिए, प्रोटेस्ट आयोजित करने के लिए एंटी नेशनल कहा गया। लेकिन ये बात और है कि अफजल की बात रहने दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर की बात करने के लिए आपको रोहित की मौत मरेगा, आप रोहित की मौत मरेंगे ये कहा जा रहा है, आपको गोली मार देंगे ये बात कहा जा रहा है। जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार, और ये चीज मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं आई, डॉक्टर विवेक कुमार वो ग्वालियर में अंबेडकर के सपनों के भारत के बारे में बोलने जाते हैं, वहां पर आकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग आकर के संविधान फाड़ते हैं और कहते हैं, और वहां गोलियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो डॉक्टर कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर, इन सारे लोगों के साथ जो हश्र हुआ है वही रोहित के साथ हुआ और वही वो जेएनयू के छात्रों के साथ करना चाहते हैं, अध्यापकों के साथ करना चाहते हैं। मैं एक बात और कहूंगी, और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी जी, आपको तो कई लोगों ने मनुस्मृति ईरानी कहा, स्मृति ईरानी जी ने जो वाइस चांसलर की मीटिंग बुलाई, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक बात
पूछूंगी यहाँ से, इस मंच से, कि वाइस चांसलर्स की मीटिंग में आपने किस चीज पर चर्चा की? आपने सिर्फ यही वहां से निर्णय लिया कि देश का झंडा फहराया जाएगा उन यूनिवर्सिटीज में जहां पहले से देश का झंडा फहरा रहा है, लेकिन आपने उन वाइस चांसलर्स के साथ रोहित एक्ट पर बातचीत क्यों नहीं की? उन कैंपसों में किसी रोहित के साथ आइंदा इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन किसी दलित छात्र के साथ नहीं होगी, ये क्यों नहीं कहा? इस पर बातचीत क्यों नहीं की गई? रोहित की जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर थी, हमारे कैंपसों में जो एपिडेमिक है दलित छात्रों की सुसाइड की, उसके बारे में आपने बातचीत क्यों नहीं की? इस चीज पर इस सवाल से बचने के लिए अगर झंडे का इस्तेमाल होता है तो मुझे लगता है कि देशवासियों को खड़े होकर के इसके खिलाफ जोर शोर से बोलना पड़ेगा। तो मैं आखिरी में सिर्फ एक ही अपील करूंगी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश में जो कोशिश हो रही है विरोध के स्वरों को, अंबेडकर के सपनों को चूर चूर कर देने की, ये सिर्फ किसी HCU या JNU पर हमला नहीं है, ये हमारे देश के संविधान पर हमला है, आपके हमारे लिबर्टीज पर हमला है। हम लोग जिस तरह के समानता और सम्मान वाले समाज के लिए संघर्ष करते हैं उस पर हमला है, और इसीलिए मैं आप लोगों से इसी अपील के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी कि मैं मानती हूं कि हम लोगों में ये ताकत है, हमने दिखाया है कि हम ऐसे उस सपने को मरने नहीं देंगे। डॉक्टर अंबेडकर के सपने, भगत सिंह के सपने, उन्हीं सपनों में अगर कोई देश प्रेम नाम की चीज है तो वो देश प्रेम उसी में है। देश प्रेम को लाठी डंडे के आधार पर, गोलियों के आधार पर जो कहते हैं कि विरोध के स्वर को खत्म करेंगे, उसे ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। यहाँ पे मैं बात रखूंगी रोहित वेमुला की, सेंथिल कुमार की, राजू की और तमाम उन दलित आदिवासी छात्रों की। इस मुद्दे के अलावा किसी और मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इंडिया, भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, लेकिन जब भी दलितों का, आदिवासियों का, मुस्लिम का, माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का मुद्दा एक नेशनल मुद्दा बनता है या नेशनल मुद्दा बनने की कगार में है, तब हम देखते हैं ना सिर्फ संघीय मीडिया, लेकिन यहाँ के जो ब्राह्मणवादी पॉलिटिशियंस है, यहाँ के जो ब्राह्मणवादी विचारधारा रखने वाले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर यहाँ का जो ब्राह्मणवादी जितना भी सरकारी संस्थान है या ब्राह्मणवादी यूनिवर्सिटीज है, उस मुद्दे को भटकाने के लिए कई तमाम और मुद्दे उठाते हैं। हम यहाँ पे बात रखना चाहते हैं कि जो गाँव-गाँव में एक दलित उत्पीड़न होता था, आज वो यूनिवर्सिटीज में पहुंचा है। सिर्फ आज ही नहीं, ये दलित उत्पीड़न, आदिवासी उत्पीड़न कांग्रेस के जमाने में होता था, कांग्रेस के पहले भी होता था और कांग्रेस के बाद भी हो रहा है। आज संघीरों की सरकार है तो उसमें ये ज्यादा उभर के दिख रहा है। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये इसीलिए हो रहा है, यहाँ पे जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर तमाम जो अपने आप को लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कहलाने वाली पार्टी कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं, उन्होंने अपने अवसर जो है जातिवाद, उसको अभी तक खत्म नहीं किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 125वीं सालगिरह पर जो 2 दिन का नाटक किया है मोदी सरकार ने, हम सबको ये वादा किया था कि दलितों के सवाल, सामाजिक उत्पीड़न के सवाल, इन सब पे चर्चा होगी, लेकिन वो कोई चर्चा नहीं हुआ। हमने मांग किया था कि ठोस रूप से नए कानून ले आइए, ठोस रूप से नए कानून ले आइए, जिस कानून के चलते हुए दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर सजा ही ज्यादा नहीं, लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात हमने कहा और इस रिजर्वेशन को लागू करने के लिए हमने ये पूरे आवाज जो है वहां पर उठाई, कोई नहीं माना ये सरकार। आज थोड़ी देर मुझे हो गई आपके बीच में आने के लिए,
क्योंकि हमारे राष्ट्रपति महोदय आज वो भाषण दिए हैं दोनों सदनों को, और उस भाषण के अंदर एक भी रेफरेंस नहीं है, एक भी बार उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो कांड हुआ या रोहित के बारे में उन्होंने एक भी जिक्र नहीं की हमारे राष्ट्रपति। उसका निंदा करते हुए और राष्ट्रपति के इस भाषण को अमेंड करते हुए एक संशोधन हम अभी देकर आ रहे हैं पार्लियामेंट में, और कल इसके अंदर ये बहस होगी। और पिछले बार आपको याद होगा राष्ट्रपति का संशोधन भाषण जो हुई, इसके अंदर संशोधन में मोदी साहब का पहला हार हुआ था राज्यसभा में। इस बार भी इसके बारे में हम जो है राज्यसभा में वोट करवाएंगे और देखें नंगा हो गए लोग जो साथ हैं और जो विरोध में है, और ये काम हम करेंगे, ये हमारा आपके सामने ये वादा। लेकिन आज जो जेएनयू में बाद में जो बात हो रही, यानी रोहित को न्याय दिलाना, हैदराबाद विश्वविद्यालय में जो भी हो रहा है उसके बारे में सही ढंग से जांच करके अपराधियों को पकड़वाना, उनको सजा मिलना, वो मांग तो है ही है। लेकिन आज जेएनयू में भी जो कांड जो कर रही है जिसके बारे में आप वाकिफ है, और वो जेएनयू वही यूनिवर्सिटी है जिससे मैं भी स्टूडेंट रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा कुछ साल पहले, और वहां से बहुत साल पहले जैसे कुछ बता रहे थे, और उस छात्र संघ के बारे में आज ये कहना कि देशद्रोही, और आपके मोदी सरकार ने तय किया कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, सब जगह पे एक बहुत बड़ा तिरंगा फहराएंगे ताकि देशभक्ति का भावना को बढ़ाना है, क्योंकि आज के छात्रों में देश विरोधी भावनाएं बढ़ रही है। हम यही कहना चाहेंगे मोदी सरकार को, स्मृति ईरानी को, याद रखिए ये सब हमारे छात्र भाई बहनों के दिल में, हमारे दिल में जो तिरंगा के सम्मान है, वो तिरंगा हमारे दिलों में जो है हमारे सबसे बड़े तिरंगे से भी बड़ा है। उसके बारे में आपसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये आज ये कहते हैं कि छात्र देश विरोधी है, महात्मा गांधी के हत्यारों को नेशनल हीरो के रूप में मानने के लिए वो जो है कार्यक्रम करते हैं, और हम और आप देश विरोधी है। ये पट्टा को खोलना भी जरूरी है, और ये सब चर्चा पे लाने के लिए हमने अभी पार्लियामेंट के अंदर दबाव डाल के आए। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि कल को होगी ये चर्चा, लेकिन सरकार होने नहीं देगी, ये हम भी जानते हैं, और वहाँ पर झगड़ा होगा। लेकिन वो सब करने के लिए हम तैयार हैं, आपके साथ यहाँ पर मिलके एक नया कानून रोहित एक्ट के नाम से उसको ले आने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ यही बात आपसे कहने यहाँ पे आया हूँ। आज जो भी आजादी के नारे लगाए हैं उनके बारे में वो कहते हैं वो देशद्रोही। हम भी लगाते हैं आजादी के नारे। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा जो बहस जो कांग्रेस पार्टी के साथ था अपने आजादी के समय से, वो यही था कि राजनीतिक आजादी से देश के लोगों की तरक्की उसी से नहीं होगी। राजनीतिक आजादी जरूरी है, लेकिन वो राजनीतिक आजादी जब तक आर्थिक आजादी के रूप में नहीं बदलेगी, सब देशवासियों के लिए वो आजादी अधूरी है। और हम आप सबसे यही अपील कर रहे हैं, आखिर में अगर जीत कर एक बेहतर भारत को बनाना है तो सब मिलजुल कर ही इस संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं और जीत सकते हैं। आइए सब मिलकर इस लक्ष्य के साथ इस भारत को बचाना है पहले, ताकि बेहतर भारत को हमें बनाना है, और उसके लिए हम लोग सब मिलकर संघर्ष करेंगे। यही हमारी अपील आप सबसे है, और इस बात को लेकर आने वाले दिनों में और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा संकल्प और वादा आप सबसे है। इसलिए मैं कहूँगा, लाल सलाम भी कहूँगा, जय भीम भी कहूँगा, और कहूँगा इंकलाब जिंदाबाद भी कहूँगा, क्योंकि वही कल्पना रही आपकी अम्बेडकर साहब की भी, कि हमने एक राजनीतिक स्ट्रक्चर दिया, हर इंसान को एक वोट दिया, हर वोट को एक मूल्य दिया। अम्बेडकर साहब का आखिरी स्पीच पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन आमोदन करने के लिए जब वो पेश कर रहे थे, वो कंक्लूजन में क्या कहते हैं? हमने हर इंसान को एक वोट दिया, हर वोट का एक मूल्य है, लेकिन हर इंसान का एक मूल्य हमने नहीं दिया। और जब तक वो नहीं होगा
ये संघर्ष चलती रहेगी और हर इंसान को एक मूल्य हो, उस उसूल के आधार पर एक नया भारत हम लोग सब मिलकर बनाएंगे। तो मिलकर संघर्ष करेंगे, ये वादा है, संकल्प है और आपके लिए एक अपील भी है। आज इस मंच पर उपस्थित है हमारी प्रिय बहन राधिका वेमुला जी। जो लोग भारत माता की बात करते हैं वो देख ले भारत माता की छवि, वो देख ले राहत वेमुला की मां को। राधिका एक दलित महिला, जब उनके आपस की पारिवारिक सवाल को लेकर पूरी जिम्मेदारी उन पर पड़ी कि वो अपने 3 बच्चों को बड़ा करे, टेलरिंग की काम करके उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया। एक उनकी बेटी है निर्मला, एक उनका बेटा था रोहित और दूसरा बेटा राजा। ये तीनों बच्चे इतने ब्रिलियंट लड़के और लड़कियां थी, ब्रिलियंट बच्चे, बिगेन किसी मदरसल हत्या की। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा करके उसकी जवाब चाहते हैं। हम जानते हैं हत्यारे बैठे हैं इस केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल में, हम जानते हैं हत्यारा बैठे हैं तमाम उन कैंपसेस में जो हमारी हिंदुस्तान की कैंपस को आरएसएस की शाखा बनाना चाहते हैं। ये लोग दलील से नहीं जीत सकते हैं, ये लोग लॉजिक से नहीं जीत सकते हैं, ये लोग बहस से नहीं जीत सकते हैं। इसलिए छात्रों की आवाज को दबाने के लिए वो लोग लाठी इस्तेमाल करते हैं, पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। आज जेएनयू की कैंपस में जिस रूप में ये दिल्ली पुलिस की कमिश्नर ने एक नकली वीडियो के आधार पर कन्हैया कुमार को ट्रेडिशन एंटी नेशनल करार देकर जेल के अंदर बंद किया है। आज हम कहते हैं रोहित की आवाज आज दिल्ली में पहुंची है और जहां भी अन्याय होगा वहां हम आवाज उठाएंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों के ऊपर जो झूठा इल्जाम लगा है, हम मांग करते हैं उसको वापस लो और जेएनयू में जो झूठे आरोप लगाए हैं उसकी हम मांग करते हैं वापस लो। और मोदी सरकार से हम साफ कहते हैं तुम कुछ भी करो, हिंदुस्तान की जनता तुम्हारी लाठी के सामने झुकता नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, हमारी एकता के आधार पर इनकी झूठी राष्ट्रवाद की जवाब में हमारी देशभक्ति है, भगत सिंह की देशभक्ति है। सावरकर जैसे गद्दारों के सामने हम नहीं झुकेंगे। मेरे प्रिय साथियों, इंकलाब जिंदाबाद, रोहित वेमुला जिंदाबाद। छात्रों के ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, वापस लो। आजादी जातिवाद से, आजादी पूंजीवाद से, आजादी ब्राह्मणवाद से, आजादी मनुवाद से आजादी की मांग करते हुए ये स्टूडेंट भारत के आजाद होने पर भी ये किस आजादी की बात कर रहे हैं? पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, पूंजीवाद से आजादी की मांग कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी की मांग कर रहे हैं। And the students should have the right to express their opinion. Listen, a discussion is not allowed. You have all seen what happened in Patiala court. It is the Gundas who are trying to take the national flag and try to attack the lecturers, the students, even the lions. Yesterday, in one of the TV, it has been shown that the local MLA and other goons are saying that they will beat all those whom they don't like.
they will beat in the court, they will go to jail and kill Kanhaiya, and they will attack everybody. This sting report has come in the TV. Those people who are attacked, they are asking for the justice. This MLA and other these goons are not arrested. Okay, this fight, only some nominal type of custody is taken and bail is sent. The police commissioner of Delhi is with them. The main issue of Rohit and others being treated, propagated as anti-national, still is hanging. Who are they to decide who is national, who is anti-national? For them, the majority of the people in this country are anti-national. A political party and its founder head, those people who never fought for the independence of this country, they have no right to touch the national flag. They have no right to talk about patriotism. They are the real anti-nation. We, the students, teachers, intellectuals, and all the democratic forces in the country should fight against this type of discrimination, fascist attacks by them. And I have come here to express the support and solidarity to your justified struggle. We will be with you, we will continue to be with you, and we will fight with you. All greetings to you and all success to your movement. I am being accused, I am supporting anti-national forces. Comrade Sitaram Yechuri is accused, he is supporting anti-national activities. Mr. Rahul Gandhi is accused that he is supporting anti-national activities. My support to you, my support to the students of Jawaharlal Nehru University, my support to the Dalits of this country, my support to the Adivasis of this country, my support to the minorities of this country, my support to all the exploited, marginalized sections of our society is anti-national. I will continue to this anti-national. Come what may, I challenge Mr. Modi. Yes, I support Modi. I support Kanhaiya. I support the students of this country who have raised against America and Sangh Parivar outfit. What do you want to do? Do you think I am anti-national? I challenge Mr. Modi. After practicing to Hyderabad, I came to Delhi. I challenge Mr. Modi. I challenge the MHRD Minister, Smriti Irani, Kanhaiya Calder, and Smriti Irani. I challenge them. You people talk about Mother India. Who is your Mother India? Can you define who is your Mother India? Can you tell us who is your Mother India? Do you ask me if there is one genuine Mother India? Go to Hyderabad. Look at Rohit's mother. She is the Mother India. She is the Mother India. We are the sons and daughters of this Mother India. And we are proud that we are sons and daughters of this Mother India. What we demand? We demand justice. Friends and comrades, the attack on Rohit, the attack on Kanhaiya is not just an attack. It is attack on Dr. Ambedkar and his legacy. And we will not allow this attack. What do they say? Hyderabad University has become a den of anti-social, extremist, fascist activities. Now they accuse Jawaharlal Nehru University as a den of anti-national, anti-constitutional activities. I would like to ask RSS, I would like to ask
the ABVP, that is the #1 anti-national Vidyarthi Parishad. We are asking, JNU has become the center of anti-national, anti-constitutional activities in the name of Dr. Ambedkar. I ask RSS, do you subscribe to the constitution given to us by Dr. Ambedkar and the galaxy of leaders? Do you subscribe to the constitution? Our constitution says India is a democratic republic. What RSS says? India should become Hindu Rashtra. India should become Hindu Raj. Hindutva should be the ideology. Is it not anti-constitutional? Is it not anti-national? So friends and comrades, this is not one day fight. Ambedkar fought throughout his life. Now we will have to carry forward the struggle left by Dr. Ambedkar. And it is this struggle. We should take blood in the name of Dr. Ambedkar. We will not buckle down because Modi is the Prime Minister or some other Indian interest becomes Prime Minister. We will fight them. We will fight them. What we witnessed in Germany in 1920s, 1930s, we are witnessing in India today. They talk about nationalism. They talk about patriotism. What do they know about nationalism and patriotism? When the Congress Party, when the Communist Party were fighting against British, when they were fighting for the independence of the country, when they were making supreme sacrifices, what was RSS doing? Where was ABVP? Where were these people? Can they show one single individual who spent some one day in prison in the struggle for independence? They cannot do that. They cannot tell that. They question the patriotism of ours today. They question the nationalism of ours today. I tell Mr. Modi, I tell the government, if you question my patriotism, you are questioning the patriotism of Mahatma Gandhi. You are questioning the patriotism of Dr. Ambedkar. रोहित के साथ हुआ जो हमारे यूनिवर्सिटीज में किया जा रहा है, जो युवाओं की आवाजों को दबाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो हरियाणा में हो रहा है उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और मैं सोच रहा था, उनके भाषण को सुनते हुए मैं सोच रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था भाषण के बारे में, और सोचते सोचते मुझे बात समझ आई कि पूरा का पूरा भाषण बीते हुए समय का था। वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या करा, और मैंने सोचा कि यही आरएसएस की सोच है। सारी टूट जाएगी वहां तक। वो बीते हुए समय की बात करते हैं, बैनर तो तोड़ी दिया, आज की और कल की बात नहीं करते हैं। क्या करना? जो रोहित था वो आज की और कल की बात कर रहा था, भारत के भविष्य की बात कर रहा था, न्यूज वाला। और वो पूरे हिंदुस्तान को कह रहा था कि मेरे दिल में दर्द है, मुझे कुचला जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है, मैं इस देश के भविष्य के लिए लड़ना चाहता हूं, इस देश को बेहतर बनाना चाहता हूं। और आरएसएस के लोगों ने उससे कहा, नहीं, हम भविष्य की बात नहीं करना चाहते हैं, हम भविष्य की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम बीते हुए समय की बात करेंगे, और अगर तुमने भविष्य की बात की तो हम तुम्हें कुचल के मार देंगे। और यही काम वो हर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। जहां भी हिंदुस्तान का नौजवान कल की बात करना चाहता है, नई सोच की बात करना चाहता है, भविष्य की बात करना चाहता है, वहां आरएसएस के लोग उसे कहते हैं, नहीं, तुम कल की बात मत करो, आज की बात मत करो,
हमें सिर्फ बीते हुए समय की बात करनी है। नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारे सब विद्यार्थियों का होगा और हिंदुस्तान के भविष्य का होगा। हम एक ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं जहां सिर्फ एक सोच सबके ऊपर थोपी जाए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये चॉइस हो, ये फ्रीडम हो कि जो उसके दिल के अंदर है वो बाहर बोल पाए। जो आज 23 तारीख के इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए दिन रात लगे हुए थे, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जो दूसरी आवाजों को बंद करना चाहते हैं। निसार तेरी गलियों में है वतन के जहां, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। दोस्तों, मैं रोहित वेमुला जी की माता जी को सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जन्म दिया था जिसकी कुर्बानी ने आज पूरे देश को जगा दिया है। मुझे ये याद आता है, अगर आप देखेंगे कि जिसे हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, अरब बहार कहते हैं, वो भी एक ट्यूनिस के एक दलित आदमी की कुर्बानी से पूरे अरब के अंदर एक रिवोल्यूशन आ गया था जिसे हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। रोहित भाई की आत्महत्या नहीं है, वो एक न एक प्रकार से की हुई इस जातिवादी व्यवस्था से हुई हत्या है। इसके बारे में जन आंदोलनों के तमाम साथियों की एक राय है। हम सब लोग जानते हैं कि केवल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही नहीं, JNU में भी PhD स्टूडेंट्स ने मुझे कई सालों बाद वर्णन करते हुए बताया था कि किस प्रकार से जातिवाद वहां भी मौजूद है। और आज जो सरकार सत्ता में बैठी है वो तो जाति हो, मजहब हो, लिंग हो, किसी भी मुद्दे पर भेदाभेद के आधार पर सत्ता पर आई है और सत्ता पर रहना चाहती है। और इसीलिए उन्हें मालूम है कि एक न एक प्रकार की साजिश चलाने के बिना उन्हें 21% वोट के आधार पर सत्ता में रहना अगले चुनाव में संभव नहीं होगा। इसीलिए वो लक्ष्य बना रहे हैं, जातिवादी धर्म मूल तत्ववादी लक्ष्य बना रहे। और रोहित की आत्महत्या नहीं, शहादत उसी का नतीजा है। ये बिल्कुल साफ है। मैं अभी मां से बात कर रही थी कि रोहित कोई कमजोर और डरपोक इंसान और युवा नहीं था। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हर 2 साल में जो घटनाएं घटित होती आई है जातिवादी, उन तमाम घटनाओं के सिलसिले के संदर्भ में रोहित जैसे एक बहुत ही गंभीर और व्यापक विचारधारा के बाबा साहब को दिल से मानने वाले, नहीं उनके मार्ग पर चलने वाले युवा विद्यार्थी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है, इसकी गहराई में जाकर आज हम तमाम साथियों का एक राय है कि आज की सरकार प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं बोलती है, उनके परिवारजनों के मुंह से बोलती है, ताकि कॉर्पोरेट भी बचे और कम्युनल सांप्रदायिक जातिवादी एजेंडा भी बरकरार बना रहे। और इसी का नतीजा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे एक ही संगठन को वो चाहते हैं कि हर विश्वविद्यालय में अवकाश रहे और कोई भी प्रगतिशील विचारशील संगठन बाबा साहब को, संविधान को मानने वाला हो, गांधी या मार्क्स को मानने वाला हो, उसको कोई अवकाश युवा विद्यार्थियों के बीच नहीं रहे। ये उनका एजेंडा रोहित के समझ में आया होगा। जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जी स्वयं शिक्षा मंत्री, जिस प्रकार से बंडारू दत्तात्रेय जी के पत्र व्यवहार से साबित हो रही है बात कि दलितों को आज भी पैरों तले ही कुचलना देखने वाले लोग जो आरक्षण का मुद्दा भी एक एक कोने से उठाने में माहिर बन गए हैं, वो किस प्रकार से रोहित जैसे एक बहुत ही शांतिपूर्ण अहिंसक सत्याग्रही पर अंबेडकरवादी अभिमान से कहने वाले विद्यार्थी को टारगेट करते हैं, किस प्रकार से उसे
इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर करते हैं। साथियों, रोहित का लेखन और भाषणों से साफ है कि आज दलितों को हर क्षेत्र में जिस प्रकार की वंचना और शोषण भुगतने पड़ रहा है, उसके खिलाफ उसकी शहादत है। न केवल उन 5 विद्यार्थियों पर जो आघात हुआ, बाबा साहब की पूरी विचारधारा जो आज जात्यंतर राजनीति और अर्थनीति के खिलाफ एक नया मार्ग दे सकती है। कभी भगत सिंह ने दिया, कभी रोहित ने दिया। ये हिंसा के प्रति विश्वास न रखने वाले युवा एक नया हिंसक आंदोलन खड़े करने के काबिल नेतृत्व में रहे हैं और आज भी रोहित के यहाँ न होते हुए भी उसका नेतृत्व और मार्गदर्शन बना रहेगा, इस पर हमारा पूरा विश्वास है। सपा को चुनौती देने के लिए तमाम प्रगतिशील संगठनों ने एकत्रित आना इसी वक्त बेहद जरूरी है और वो चित्र मैं यहाँ देख रही हूँ। इसलिए बहुत नया विश्वास और प्रेरणा देकर आज रोहित वेमुला हमारे से गया है, उसको मैं शहादत से सलाम करती हूँ। वो कह रहे हैं आरक्षण विरोधी केजरीवाल मुर्दाबाद। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैंने आरक्षण के विरोध में कब बोला था। मैंने हमेशा बोला है कि आरक्षण जरूरी है। आज हमारे देश के अंदर समाज के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके ऊपर सदियों से अत्याचार किया गया। अगर हमें उन सब लोगों को बराबरी का हक दिलाना है तो जो आज आरक्षण की प्रथा है उसको हमें कायम रखना पड़ेगा। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो शंका है उसको शांति मिलेगी। लेकिन मेरा फिर से यही आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई भी विरोध करे उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसे विरोध करने दीजिए। हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने का अधिकार है और हर एक को उसका जवाब देने का उत्तरदायित्व है, उसको जवाब देना चाहिए। मैं सोच रहा था आज रोहित की माताजी और रोहित का परिवार दिल्ली आए हैं, हम ठीक से उनका स्वागत भी नहीं कर सकते, इतनी दुख की घड़ी है। और शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा उनकी जिंदगी में जब अपने ही बेटे की मौत के लिए उनको जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली आके इस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। रोहित ने आत्महत्या की, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से केंद्र के अंदर बैठे हुए 2 मंत्रियों के लगातार हस्तक्षेप और लगातार दबाव डालने की वजह से उनकी यूनिवर्सिटी ने रोहित और उनके साथियों को सस्पेंड किया। रोहित ने जो चिट्ठियां लिखी और रोहित का जो सुसाइड नोट था उसमें वो लड़का बार बार एक ही बात कह रहा है कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, मैं दलित परिवार से आता हूं, अगर आप लोग मुझे इस तरह से सस्पेंड कर देंगे तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, आप प्लीज मुझे सस्पेंड मत कीजिए। वो लड़का बहुत होनहार लड़का था, वो लड़का बहुत होशियार लड़का था। इतने गरीब परिवार से, दलित परिवार से, गांव से आने के बावजूद उसने कॉलेज के अंदर जिस तरह से अपना हुनर दिखाया था, ऐसे लड़के को तो देश को नाज होना चाहिए ऐसे बच्चे के ऊपर। जिस बच्चे को हमारे समाज, हमारे देश, हमारे नेताओं को सर आंखों के ऊपर उठा लेना चाहिए था, ऐसे लड़के को हमारे समाज ने, हमारी व्यवस्था ने और हमारे मंत्रियों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि पूरे देश के अंदर इतने बड़े आंदोलन के बावजूद आज भी केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन उन दोनों मंत्रियों से एक बार पूछताछ भी नहीं की गई है, एक बार पूछताछ भी नहीं की गई है। हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, ये कैसी राइट टू इक्वालिटी है? ये कैसा आर्टिकल 14 है कि एक तरफ एक दलित लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है और दूसरी तरफ जिन मंत्रियों ने उस लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया वो मंत्री आज खुलेआम घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज इस मंच के ऊपर, मंच से
मैं ये मांग करता हूं कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनसे तुरंत पूछताछ तो करो कम से कम। अगर आप पूछताछ ही नहीं करेंगे तो आपकी जांच ठीक नहीं है। आपकी जांच, इसका मतलब प्रेजुडिस्ड है। आपने मन बना लिया है कि आप अपने मंत्रियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अभी अभी जॉइंट एक्शन फोरम की तरफ से मुझे एक कागज दिया गया जिसमें यह मांग की गई है कि रोहित एक्ट, ऐसा एक कानून लाया जाए रोहित को श्रद्धांजलि देने के लिए कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी किस्म का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हम ऐसे कानून के पूरे पक्ष में हैं कि किसी भी एजुकेशन, लीव द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द एजुकेशनिस्ट, लीव द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द एकेडमिक्स, डोंट इंटरफेयर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी किस्म का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा था कि आज की ये सरकार, केंद्र सरकार, उन्होंने एक तरह से दलितों के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला हुआ है। आईआईटी चेन्नई के अंदर आप लोगों को याद होगा, पेरियार अंबेडकर फोरम के ऊपर एक सेमिनार होने जा रहा था और केंद्र सरकार ने ऑर्डर पास करके उसको रुकवाया था। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 2 दिन पहले अंबेडकर के ऊपर एक सेमिनार होने जा रहा था, वहां पे एक प्रोफेसर के ऊपर गोली चला दी गई और यहाँ पे दलितों के ऊपर इस किस्म का अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने देश के अंदर बाबा अंबेडकर के खिलाफ और दलितों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। और ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। मैंने पहले भी बोला था, मोदी जी स्टूडेंट से पंगे मत लेना। अगर देश के स्टूडेंट्स खड़े हो गए, अगर देश के स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए तो ये आपकी ऐसी कुर्सी हिलाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एफटीआई से शुरू किया था इन लोगों ने। एफटीआई के अंदर वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट का इन्होंने क्या हाल कर दिया। कितने महीनों से वहां के बच्चे धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। क्यों धरने के ऊपर बैठे हुए हैं? वो बच्चों की क्या मांग है? एफटीआई के बच्चे बोल रहे हैं कि एक गंदी गंदी फिल्में बनाने वाले को डायरेक्टर बना दिया इन्होंने। वो बच्चे कह रहे हैं जी अच्छी फिल्में बनाने वाले को डायरेक्टर बनाओ। गलत तो नहीं कह रहे? तो उसके बाद इन्होंने हैदराबाद के अंदर रोहित को और उसके साथियों को सस्पेंड कर दिया, रोहित को आत्महत्या करने पे मजबूर किया। उन्होंने आईआईटी चेन्नई के अंदर इस तरह से किया। कल पीएचयू के अंदर गए थे प्रधानमंत्री जी, वहां पर उनको काले झंडे दिखाए गए, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसा क्या हो गया कि वही युवा जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, आज 1.5 साल के अंदर देश का सारा युवा प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा हो गया। दोस्तों, इस सरकार ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है। दिस गवर्नमेंट सीम्स टू बी एट वॉर विद द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। और केवल स्टूडेंट्स नहीं, हर तबका आज नाराज है इस सरकार से, मोदी सरकार से। इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हैं, ट्रेडर्स नाराज हैं, दलित नाराज हैं, मुसलमान नाराज हैं, क्रिश्चियंस नाराज हैं, टीचर्स नाराज हैं। इनसे कौन खुश है? सबके अच्छे दिन तो नहीं आए, सबके बुरे दिन एक एक करके आ रहे हैं दोस्तों। और आजकल इन लोगों ने देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने चालू कर दिए हैं। कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, इसके सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये लोग। किसी को भी मार देंगे, किसी को भी पीट देंगे। जब पूछोगे क्यों मारा, कहेंगे ये भारत के खिलाफ नारे लगा रहा था। किसी का भी बलात्कार कर दो और बोलो क्यों किया, ये भारत के खिलाफ नारे लगा रहा था। किसी का भी मर्डर कर दो, बोलो क्यों किया, ये भारत के खिलाफ नारे लगा रहा था। ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? नाथूराम गोडसे। इनके लिए सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? कन्हैया। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनके लिए सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? महात्मा गांधी। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? साध्वी रीतांबरा। इनके लिए सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? आमिर खान। इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? इस किस्म से जितने सारे लुच्चे लफंगे गुंडे हैं, वो सारे इस देश के देशभक्त हैं।
सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया, सबको खुला छोड़ दिया। मैं वकीलों की बहुत इज्जत करता हूं, वकालत के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, लेकिन जिस तरह से कुछ वकीलों ने रिपोर्टर्स के ऊपर हमला किया, महिलाओं के ऊपर हमला किया, कन्हैया के ऊपर हमला किया, वो कभी भी क्षमा करने लायक नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कन्हैया ने नारे लगाए थे, कहां है सबूत नारे का? कोई सबूत नहीं है इन लोगों के पास कन्हैया के खिलाफ नारे लगाने का। और फिर भी ये लोग कन्हैया को जिस तरह से पटियाला हाउस के अंदर उनके साथ बर्ताव किया गया, उसकी घोर निंदा करते हैं। मैं फिर से चेतावनी देता हूं कि अगर मोदी जी ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो बहुत जल्दी इस देश के युवा सारे इकट्ठे होंगे और उनको सबक सिखाएंगे। दोस्तों, एक एक करके जिस तरह से इस देश के इंस्टीट्यूशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से पटियाला हाउस के अंदर जुडिशरी के ऊपर हमला किया गया, जिस तरह से आज पूरा का पूरा मीडिया वर्टिकली डिवाइड हो गया है, कुछ लोग केंद्र सरकार के मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो सच दिखा रहे हैं। मैं मीडिया को भी सलाम करना चाहता हूं कि पिछले 3-4 दिन के अंदर जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन करके आपने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, इसके लिए मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए। और फिर से मैं रोहित की माता जी को, उनके भाई को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि रोहित का जो संघर्ष है उसको मरने नहीं देंगे, अंतिम दम तक उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, दलितों को बराबरी का हक दिलवाएंगे, न्याय दिलवाएंगे। और अगर स्टूडेंट्स की आवाज को कुचलने की कोशिश की गई, भारत के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है, पूरा देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन उसकी आड़ में अगर आप निर्दोष लोगों को पकड़ोगे तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह टीवी खोलते हैं तो एक बाबा आता है, वो कहता है हवा ले लो, हवा छोड़ो, हवा ले लो, हवा छोड़ो, हवा ले लो, हवा छोड़ो। मैंने बाबा को पूछा, पूरा देश पंक्चर है, क्या हवा लेंगे और क्या छोड़ेंगे? ये आसाराम बापू, ये अनिरुद्ध बापू, एक नंबर के खिसे कापू, पॉकेट मारने वाले, लेकिन ये पैसे का पॉकेट नहीं मारते, ये भेजे का पॉकेट मारते हैं। और इसलिए जब भी प्रतिक्रांति होती है, तब कभी भी इस देश में जब भी प्रतिक्रांति हुई है, तब नालंदा को खत्म किया है, तक्षशिला को खत्म किया है, और वही मनु के बच्चे आज हैदराबाद में बच्चों को खत्म कर रहे हैं, यही उन्होंने अरेस्ट कर रहे हैं। ये विवेक, जहां से विवेक तैयार हो सकता है, वे सारे सेंटर्स को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब के खिलाफ है। बाबा साहब ने कहा था विवेक को पकड़ो, विवेक से काम करो। वे साइबर कैसे थे भाई, हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में है भाई, आसाराम के रंग में है भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सिया राम का मार्केट है भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई। अरे अमेरिका से देते हैं झटका, अरे नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन इनके जो बड़े साहब है वो अमेरिका में बैठे हैं, उधर से हिलता है सब। ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है जो इस देश में हमारा खुद का, हमारे जो लोग जमीन के साथ जुड़े हैं, इनका राष्ट्रवाद हम चाहते हैं। हम ऐसे अमेरिका का राष्ट्रवाद नहीं चाहते हैं। वे साइबर कैसे थे भाई, हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में है भाई, आसाराम के रंग में है भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सिया राम का मार्केट है भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई। अमेरिका से देते हैं झटका, अयोध्या में हमने खाया ये फटका। वे एक्टिंग करते हैं भाई, भाइयों बहनों, वे एक्टिंग करते हैं भाई, क्या करते हैं? वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई, एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई, वे एक्टिंग करते हैं भाई। वे सेटिंग करते हैं भाई, क्या करते हैं? इंटरनेशनल सेटिंग करते हैं, छोटा मोटा नहीं। वे सेटिंग करते हैं भाई, और हम
हम वोटिंग करते हैं भाई, सेटिंग करते हैं भाई, हम वोटिंग करते हैं भाई, वे सेटिंग करते हैं भाई, हम वोटिंग करते हैं भाई। अभी बहुत सारे लोग बात करने वाले, कभी एक आध बार आके गाना सुनाऊंगा पूरा। थैंक यू।